देखो जो टुडे वी स्टडी अबाउट न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या स्टेट करता है? अकॉर्डिंग टू इट, चेंज इन लीनियर मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, or we can say that external force is directly proportional to dp upon dt and F external is equal to dp upon dt. This is the statement of Newton's second law. अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ रखा है भाई, P इज इक्वल टू m इंटू वी, यही होता है। देयरफॉर मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू d अपॉन डी टी ऑफ एम वी, और मैं यूँ कह दूँ m इंटू डी वी अपॉन डी टी। और बोलो बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। हेंस वी कैन से दैट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। ये तो है हमारे पास न्यूटन से सेकेंड लॉ। आगे देखो हमने ये बताया कि F एक्सटर्नल या F इज इक्वल टू d अपॉन डी टी ऑफ एम वी, और मैं आपको यूँ कह दूँ कि m एंड v दोनों के दोनों हमारे पास वेरिएबल हैं। इफ m एंड v बोथ आर वेरिएबल, और जब ये दोनों के दोनों हमारे पास वेरिएबल होंगे तब हम क्या कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यही होगा m इंटू डी वी अपॉन डी टी प्लस v इंटू डी एम अपॉन डी टी के बराबर होगा। और आप यहाँ से कह दो कि भाई अगर कांस्टेंट है वो आपने m ले लिया, कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी तो बोलो उसका डिफरेंशिएशन जीरो। देयरफॉर F इज इक्वल टू m इंटू डी वी अपॉन डी टी के बराबर होगा। और दूसरा मैं कह दूँ कि अगर हमारे पास v कांस्टेंट है तब हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन है इट इज इक्वल टू जीरो। हेंस F इज इक्वल टू v इंटू डी एम अपॉन डी टी के बराबर आएगा। एक आगे हमारे पास इस फॉर्मूला के ऊपर बेस न्यूमेरिकल आएगा। यहाँ तक देखो एक बार इसको, अब हमारे पास कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आती है न्यूटन से सेकेंड लॉ की। पहली कॉन्सिक्वेंस हमारे पास आती है कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है वो मूव करती है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, तब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब हमने पढ़ा a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कितना हो गया उसका, जीरो के बराबर हो गया। और जब उसका एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो के बराबर होगा देन हम कहेंगे कोई भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है टू मूव ए बॉडी विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा हम कहेंगे कि अगर हमारे पास किसी बॉडी का मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, इफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज एक्सेलरेटेड, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन है देन हम कहेंगे कि एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग then the motion will not be accelerated, that is the body is moving with constant velocity। उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एक लोकल रिलेशन है, दिस इज ए लोकल रिलेशन, और वी कैन से दैट दिस इज ए लोकल लॉ। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी पार्टिकल के ऊपर अप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन सेम इंस्टेंट के ऊपर दूसरे पार्टिकल के ऊपर ये अप्लीकेबल नहीं होता। और उसके बाद ये कहता है कि भाई ये हमारे पास लॉ है वो अप्लीकेबल है ओनली फॉर द सिंगल पॉइंट चार्जेस। दैट इज हम कहेंगे कि कोई भी बॉडी है वो एक्सटेंडेड बॉडी है तो एक्सटेंडेड बॉडी के लिए दिस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल, इट ओनली अप्लीकेबल
इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर ए सिंगल पॉइंट मास। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए ये हमारे पास अप्लीकेबल नहीं होगा, दिस इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। आगे देखो, आगे हमारे पास आते हैं, हमने बताया भाई न्यूटन से सेकंड लॉ बताया। अब हमने बता दिया न्यूटन सेकंड लॉ से कि भाई फोर्स है वो हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू एम ए के बराबर आ गया, वी गेट F इज इक्वल टू एम ए। आगे हमारे पास आते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। आपने बच्चों पढ़ रखी है कि भाई फोर्स की यूनिट है न्यूटन होती है, डाइन होती है, बट यहाँ पे आज हम स्टडी करेंगे कि दो टाइप की यूनिट होती है। एक यूनिट होती है हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट, और जो दूसरी यूनिट होती है वो हमारे पास होती है बच्चों ग्रेविटेशनल यूनिट होती है। एब्सोल्यूट यूनिट है ये भी हमारे पास दो टाइप की होती है। पहले ये कहता है कि भाई एसआई सिस्टम में होती है और दूसरी हमारे पास सीजीएस सिस्टम में होती है। एसआई सिस्टम में जो एब्सोल्यूट यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन है, और सीजीएस सिस्टम में जो एब्सोल्यूट यूनिट है वो हमारे पास क्या आपके पास डाइन है। इसी टाइप से ग्रेविटेशनल यूनिट है ये भी दो टाइप की है, एक एसआई सिस्टम में है बच्चों, एक सीजीएस सिस्टम में। और एसआई सिस्टम में है इसको हम नाम दे देते हैं केजीएफ और केजी वेट, ये हमने बताई किलोग्राम फोर्स, या हमने बताई कि भाई किलोग्राम में वेट होती है। दूसरा इन सीजीएस सिस्टम इट इज ग्राम फोर्स और ग्राम वेट। ग्राम फोर्स या हमारे पास क्या होती है ग्राम वेट होती है। अब हम डिफाइन करेंगे कि भाई 1 न्यूटन को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि भाई 1 न्यूटन, एक न्यूटन फोर्स है वो क्या होगा भाई F इजल टू एम ए। अगर कोई बॉडी है उस बॉडी का मास है वो 1 किलोग्राम के बराबर है एंड इट इज एक्सेलरेटेड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, देन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी is of 1 Newton, that is 1 Newton is equal to 1 kilogram meter per second square, this is 1 Newton। दूसरा हमारे पास क्या आता है डाइन आता है सीजीएस सिस्टम में। आगे हम डिफाइन करते हैं 1 डाइन को, और जो 1 डाइन है वो हमारे पास क्या होगा कि अगर 1 ग्राम हमारे पास मास है और उसको हम एक्सेलरेट कर देते हैं 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, then applied force is said to be of 1 dyne, or we can say that 1 dyne is equal to this and this is equal to gram centimeter per second square, this is the force 1 dyne। ये बच्चों हमारे पास 1 dyne आ गया, और ये जो फोर्स आया वो हमारे पास कौन सा फोर्स आ गया आपके पास 1 न्यूटन के बराबर आ गया, हो गया। आगे देखो ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है इट मस्ट बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और भाई एसआई सिस्टम में जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इन एसआई सिस्टम द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट सीजीएस सिस्टम में किसके बराबर होती है, सीजीएस सिस्टम में इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होती है ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। अब बच्चों आओ यहाँ पे 1 किलोग्राम वेट और 1 किलोग्राम फोर्स को हम डिफाइन करते हैं। 1 किलोग्राम वेट और 1 किलोग्राम फोर्स ये किसके बराबर होता है कि बॉडी का मास है वो 1 किलोग्राम है एंड इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब ये कहता है कि जो हमारे पास फोर्स एक्टिंग होगा वो 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम वेट के बराबर होगा। और आप यहाँ से क्या कह सकते हो, दिस इज इक्वल टू 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चों आप यहाँ से देखो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलो किसके बराबर है, न्यूटन के बराबर है। देयरफॉर वी कैन से दैट 1 किलोग्राम फोर्स
और 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन किलोग्राम फोर्स एंड किलोग्राम वेट। सो मेनी टाइम्स यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स के अंदर हम इसका यूज करेंगे। तो हमारे पास ये किसके बराबर आ गया, इट बिकम्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन के बराबर आ गया। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारे पास आता है ग्राम वेट और ग्राम फोर्स। जो 1 ग्राम वेट है या हमारे पास 1 ग्राम फोर्स है, ये कहता है कि बॉडी का मास 1 ग्राम है एंड इट इज एक्सेलरेटेड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चों इसको क्या लिख दूं मैं, 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलो किसके बराबर है, डाइन के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 980 डाइन के बराबर आ गया। अगर हमारे पास 1 ग्राम फोर्स है देन इट इज इक्वल टू 980 डाइन के बराबर होगा। और आपने पढ़ा कि डाइन और न्यूटन में रिलेशन, और डाइन और न्यूटन में आपने जो रिलेशन पढ़ा था वो हमारे पास आया था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर आया था। एक बार यहां से मैं इसका रिलेशन स्टेब्लिश करता हूं। देखो यहां से देखोगे 1 न्यूटन मैंने क्या बताया, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और 1 किलोग्राम में सीजीएस में कन्वर्ट करो, बोलो कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और 1 2 3 4 5 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बच्चों बोलो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो किसके बराबर है, लिख रखा है यहाँ पे डाइन के बराबर लिख रखा है। देयरफॉर हमने कह दिया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर आएगा। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, न्यूटन और डाइन में रिलेशन आ गया। बोलो यहाँ तक किसी कोई डाउट हो? आगे देखो, आगे हमारे पास आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। और न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो अपने 9th क्लास में पढ़ा, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बोथ द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट बोथ आर एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। और दूसरा हम ये कहेंगे, हमने ये भी पढ़ा कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, दोनों के दोनों हमारे पास डिफरेंट बॉडीज के ऊपर क्या करेंगे, ये एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर एसोसिएट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखो ये ग्राउंड है, ये एक बच्चा है यहाँ पे खड़ा है, बोलो बच्चे का वेट किधर है, नीचे एक साइड में। अगर ग्राउंड रिएक्शन नहीं करता तब बोलो ये बच्चा क्या यहाँ पे खड़ा रह जाता, नहीं खड़ा रहता, किधर गिर जाता, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्शन किस पे हो गया, आपके पास फ्लोर पे हो गया या ग्राउंड के ऊपर हो गया। मैंने इसको कह दिया कि भाई ग्राउंड के ऊपर फ्लोर हो, ग्राउंड के ऊपर एक्शन हो गया, और बच्चे के ऊपर क्या हो गया आपके पास, रिएक्शन। तब आप बताओगे कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। दूसरा मैं यहां से कहूं, ये कोई भी एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर हमने क्या किया कि ये कोई भी एक बुक है वो प्लेस कर दी, लेट दिस इज ए बुक, और इस बुक को हमने इस टेबल के ऊपर प्लेस कर दिया। ये बुक है, इसको मैंने इस टेबल के ऊपर प्लेस किया है। अब जैसे इस टेबल के ऊपर इस बुक को प्लेस किया है, बोलो बुक का वेट किधर होगा, नीचे एक साइड में होगा mg। और अगर ये टेबल इसको अच्छे से होल्ड करेगी तो ये रहेगी, मतलब टेबल है, उसने रिएक्शन लगाई बुक के ऊपर और एक्शन क्या हो गया आपके पास, mg हो गया। हर एक एक्शन के साथ रिएक्शन होती है, बोथ मस्ट बी इक्वल बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के एग्जाम्पल्स की।
पहला तो हमने बताया कि भाई हम ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं, और ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं तब भी हमारे पास क्या लॉ एप्लीकेबल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। दूसरा हमने बताया बुक रख रखी है टेबल के ऊपर, वो भी किसके अकॉर्डिंग है, इट आल्सो फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। उसके बाद हम बात करते हैं वॉकिंग की बात करते हैं। ये ग्राउंड है, ये हमारा फुट है, और जैसे हम यू चलते हैं तो पैर यू टर्न होता है, और जैसे ये मुड़ेगा तो ग्राउंड को किधर धकेलेगा, पीछे की साइड में, और ग्राउंड हमें किधर धकेल देता है, आगे की साइड में धकेल देता है। तो इट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। या आप इसको कैसे समझ सकते हो, आप मिट्टी में जा रहे हो, एक बच्चा आगे जा रहा है, एक उसके पीछे पीछे जा रहा है, मिट्टी है, बहुत सारा रेत है, वहां पे आप देखोगे कि जैसे ये बच्चा जाएगा तो ग्राउंड को किधर, मिट्टी उसको पैर से पीछे की साइड में आएगी, और जहां भी उसका पैर रखा होगा, जहां टर्न करता है वहां हल्का सा गड्ढा हो जाता है और मिट्टी पीछे चली जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चे ने ग्राउंड को किधर धकेला, पीछे की साइड में, और ग्राउंड ने बच्चे को किधर धकेल दिया, आगे की साइड में। तो ये भी किसके अकॉर्डिंग होता है, इट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखो, स्विमर की बात करते हैं। स्विमर की बात करते हैं। स्विमर क्या करता है कि हाथों से वाटर को यूं पीछे एक साइड में धकेलता है, और जैसे ही वाटर को पीछे एक साइड में धकेलता है तो वाटर उसको किधर धकेल देता है, आगे की साइड में पुश करता है। इट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। उसके बाद कई बार आपने देखा होगा कि जो वाटर बोट है, अगर आप कहीं पे गए हो, किसी लेक में गए हो, और जैसे आप लेक में गए हो तो वहां पे अगर मान लो आपने बोटिंग करी, उसके बाद आप आए और बोट है वो किनारे के पास ले आई, तो उसको रस्सी से बांधते हैं। क्यों बांधते हैं रस्सी से, क्योंकि जैसे आप उसके ऊपर से उतरोगे तो आपका पैर जैसे उतरेगा तो इसको किधर धकेलेगा, पीछे की साइड में, और वाटर बोट है कहाँ पे चली जाएगी, वापस वाटर में चली जाएगी। तो इसलिए उसको वाटर में जाने से बचाने के लिए किसको फॉलो करते हैं कि भाई इसको हम टाइटली बांध देते हैं। उसके बाद अगर हम कोई भी बुलेट फायर करते हैं, बुलेट आगे की साइड में जाती है, लेकिन गन है वो किधर चली जाती है, पीछे की साइड में चली जाती है। तो इट आल्सो फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे न्यूटन्स थर्ड लॉ के। आगे देखो, एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बिल्कुल ना के बराबर है। मैंने कह दिया कि कोई एक बॉडी है, बॉडी का मास है वो 10 किलोग्राम है। कोई बच्चा बता सकता है इसको। तो एक बॉडी है, बॉडी का मास 10 किलोग्राम है, एक्सेलरेट करती है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो फोर्स एक्टिंग कितना होगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने फोर्स का, F इज इक्वल टू m इंटू e। m 10 किलोग्राम, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर हमने कह दिया कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी ऑफ 20 न्यूटन। ये किसके बराबर होगा, आपके पास 20 मीटर के बराबर होगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन ये कहता है कि भाई हमारे पास टेस्टिंग होती है किसी कार की कि कितना हमारे पास उसके ऊपर लीनियर मोमेंटम है वो एक्ट करता है, कितना फोर्स है वो हमारे पास एक्ट करता है। तो यहाँ पे बताया है क्रैश टेस्टिंग करते हैं किसी कार की, और उस कार का मास है वो 1500 किलोग्राम के बराबर है। ड्यूरिंग ए क्रैश टेस्टिंग ऑफ ए कार, उसका मास है 1500 किलोग्राम के बराबर है, और ये कहता है कि कार है वो दीवार के साथ टकराती है। जब भी हम क्रैश टेस्टिंग करते हैं कार की तो क्या करते हैं, किसी वाल के साथ टकराती है, और जब वाल के साथ टकराती है ये वाली कार है किसके साथ टकराती है, वाल के साथ टकराती है। तब ये कहता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो -15 आई कैप के बराबर थी, और ये कहता है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो 5 आई कैप के बराबर हो गई। इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 15 आई कैप मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज
5 मीटर पर सेकंड के बराबर है रेस्पेक्टिवली। अब ये कहता है कि अगर ये कोलिजन है वो हमारे पास कितने टाइम तक होता है, 0.15 सेकंड तक होता है। तब ये कहता है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करो। कैलकुलेट द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम एंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड है, ये हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द चेंज इन लीनियर मोमेंटम एंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड। भाई हमने पढ़ा कि भाई लीनियर मोमेंटम में चेंज, और जब लीनियर मोमेंटम में चेंज कहोगे तो फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। आप देखो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा आपके पास, फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के बराबर होगा। यही होगा। एम देखो इसका कितना है 1500, ये आ गया हमारे पास 1500 इंटू फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। कौन से एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। हमने कह दिया 5 माइनस 15 यही होगा। और ये हमने कह दिया कि 1500 इंटू 20 और वी कैन से दैट 30 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, और 3 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के बराबर आ गया। दिस विल बी द टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अगला पार्ट क्या पूछ रहे हैं, फोर्स एक्सर्टेड। भाई हमने सेकेंड लॉ क्या पढ़ा कि एवरेज फोर्स एक्सर्टेड इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। कितने टाइम तक होता है, ये कितना टाइम बताया इसमें, टोटल प्रोसेस में कितना टाइम लगा 0.15 सेकेंड। आप कह दो 3 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 0.15, पॉइंट हटा दो, 100 चला गया, 15 2 जा 30, ठीक है। और ये आ गया F इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन के बराबर लगा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। दिस विल बी द टोटल फोर्स एक्सर्टेड। ये तो हमारे पास उस कार में टोटल फोर्स है वो एक्सर्ट करती है, ठीक है। देखो इधर आगे देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन और है, थोड़ा सा समझना है आपको। ये बताया है कि हमारे पास, मैंने मान लिया कि कोई भी एक बॉडी है और उस बॉडी का मास है वो 1 किलोग्राम के बराबर है। मास ऑफ बॉडी इज 1 किलोग्राम। अब ये कहता है कि किसी सर्टेन हाइट से 20 मीटर ऊपर से हमने इस बॉडी को फ्रीली फॉल कर दिया। तब ये कहता है कि टकराने से पहले हमें इसकी कैलकुलेट करनी है चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। टकराने से पहले का हमें चेंज इन लीनियर मोमेंटम है वो कैलकुलेट करना है। बॉडी का मास बच्चों कितना बताया, 1 किलोग्राम के बराबर बताया। हाइट कितनी बताई इसकी, 20 मीटर के बराबर बताई। मैंने कह दिया कि m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, हाइट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 20 मीटर। अब ये बताओ जब फ्रीली फॉल हुई है इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 0 के बराबर होगी। टकराने से पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल लो भाई, लगा दो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2a इंटू एस।
यही होगा v का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, चाहे नीचे से ऊपर जाए और चाहे ऊपर से नीचे जाए, तो ये होगा माइनस जी के बराबर होगा, और माइनस जी के बराबर हो गया तो माइनस 9.8। और बोलो बच्चों s इज इक्वल टू h, और आप बोलो इसको नेगेटिव ले या पॉजिटिव, नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिन ये है, ओरिजिन से किधर है, नीचे है -20, माइनस माइनस तो हो गया भाई, प्लस हो गया, और v स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इंटू 9.8 अंडर द रूट, सॉरी v की वैल्यू आ गई, पॉइंट से 0 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आ गया 2 इंटू 7 अंडर रूट ऑफ 2, और ये आ गया 14√2 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ गया। यही आई वेलोसिटी, टकराने की वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी ये वाली आ गई। निकाल लो इसका चेंज इन लीनियर मोमेंटम। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल एम वी, पी इनिशियल एम यू, और ये आ गया m इंटू वी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास, 0 के बराबर है। डेल्टा p इज इक्वल टू m1 इंटू 14√2, दैट इज 14√2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। दिस विल बी द टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये हमारे पास क्या गया, उस बॉडी का टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम आया, यही आया। ठीक है, ये हमारे पास क्या गया, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम आ गया। ठीक है भाई, आगे देखो, आगे कहता है कि एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड। अब ये देखो ना, यहां से यहां तक आने का टाइम निकाल लो, और एवरेज फोर्स हमारे पास क्या आता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, यही आता है आपके पास एवरेज फोर्स। चेंज इन लीनियर मोमेंटम तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, चेंज इन टाइम भाई आप लगा दो, v इज इक्वल टू u प्लस 80, यही होगा। v ऊपर से नीचे आ रही है तो बोलो नेगेटिव लेंगे, -14√2 इज इक्वल टू u 0, और उसके बाद a वो कितना है, -9.8 इंटू टी, और ये आ गया हमारे पास 9.8 t इज इक्वल टू 14√2, और t इज इक्वल टू 14√2 अपॉन 9.8, भाई ये आ गया 0.7, और 1.4 अपॉन 0.7, बोलो हमारे पास कितना आ गया आपके पास, 2 सेकेंड। एवरेज फोर्स एक्सर्टेड निकाल लो, F इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम 14√2 अपॉन 2 न्यूटन के बराबर है, दैट इज 7√2 न्यूटन के बराबर आ गया। दिस विल बी द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, अप्रोक्सीमेटली 9.8 न्यूटन के बराबर होगा।